प्रिय विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिकता। इससे पहले 2 व्याख्यान हो चुके हैं। विगत व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे सर सैयद अहमद की। सर सैयद अहमद जिन्होंने इस बात को समझा कि मुस्लिम कम्युनिटी 1857 के बाद ब्रिटिश प्रशासन के टारगेट पर है और पहले से ही जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अशिक्षित है, पिछड़ी हुई है, गरीब है। तो इस दिशा में उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया और उन्होंने यह भी प्रयास किया कि अंग्रेज मुसलमानों को बागी न समझें, विद्रोही न समझें। इस प्रयास में उन्होंने कुछ लेखन भी अपना किया, कुछ उन्होंने पुस्तकें भी लिखी, जैसे लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया के शीर्षक से उन्होंने कुछ अपने पंपलेट्स भी निकाले और उन्होंने घोषित किया कि जिस राज्य में मुसलमानों को संरक्षण प्राप्त होता है उसके विरुद्ध जिहाद नहीं किया जा सकता। ये बातें हम कल कर रहे थे, इससे पहले के व्याख्यान में हम कर रहे थे। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं। 19वीं शताब्दी का जो 7वां दशक है उसमें ब्रिटिश शासक वर्ग ने मुसलमानों, शासक जो वर्ग है ब्रिटिश शासक वर्ग, उसमें मुसलमानों के प्रति संदेह की भावना अपनी पराकाष्ठा पर थी। उनकी स्वामी भक्ति का विश्वास उन्हें कैसे दिलाया जाए। सैयद अहमद इस दिशा में कार्य कर रहे थे और उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या भी थी। इसीलिए उन्होंने एक और कार्य किया, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की और 1864 में इसे अलीगढ़ में इसको स्थापित किया, इन्होंने यहाँ ले आए। इस सोसाइटी का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश राज्य के स्थायित्व के लाभों को बताना था, अपनी कौम को समझाना था। साथ ही पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की प्रमुख पुस्तकों को उर्दू में अनुवाद करके लोगों से उसे फ्रेंडली बनाना था और इस दिशा में उन्होंने लगभग 27 पुस्तकों का उर्दू भाषा में अनुवाद साइंटिफिक सोसाइटी के माध्यम से करवाया। 1867 में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट पत्रिका को अलीगढ़ से प्रारंभ किया और अलीगढ़ आंदोलन की मुख्य विचारधारा को समझने का इस पत्रिका को मुख्य स्रोत बनाया। और अभी भी यदि कोई शोधार्थी अलीगढ़ विचारधारा को समझना चाहे तो ये पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट पत्रिका जो अलीगढ़ से प्रकाशित उस समय हुई थी। वस्तुतः अलीगढ़ मुस्लिम अवचेतना का केंद्र बनता जा रहा था। 69 और 70 यानी 1869-70 में सैयद अहमद खान इंग्लैंड गए और वहाँ ये उनका पहला इंग्लैंड दौरा था। वहाँ उन्होंने जो अंग्रेजी सभ्यता को देखा, उनकी संपन्नता को देखा, उनके लाइफस्टाइल को देखा, उसको देख करके वो स्तब्ध रह गए। वहीं पर उन्होंने यह निश्चय किया कि अलीगढ़ में एक शिक्षण संस्था बनाएंगे, एक ऐसे ब्रिटेन के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, एक वैसा एक रेजिडेंशियल
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो मुसलमानों के लिए बनाएंगे अलीगढ़ में, जो पश्चिमी शिक्षा का केंद्र बने। इस प्रकार की शिक्षण संस्था के लिए अलीगढ़ का चयन कई दृष्टियों से उपयुक्त था विद्यार्थियों। एक तो अलीगढ़ मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, जहां बड़ी संख्या में मुसलमानों का संपन्न वर्ग भी था। दूसरा, अलीगढ़ उर्दू भाषी क्षेत्र में केंद्र था। तीसरा, रेल मार्ग द्वारा अलीगढ़ का संपर्क दूसरे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों जैसे अवध है, रुहेलखंड है, पंजाब है, दिल्ली है, उनसे रेल मार्ग था। चौथा, यदि कोई शिक्षण संस्था पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी स्थानों जैसे इलाहाबाद या बात करें दिल्ली, वहां प्रारंभ की जाती है, तो संभवतः उसे एक कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े अलीगढ़ में सैयद अहमद का प्रयास अधिक प्रभावशाली होता, ऐसा समझ के सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ को इसके लिए उपयुक्त माना। मुसलमानों में शिक्षा के अधिक प्रसार के प्रश्न पर सुझाव देने के लिए सैयद अहमद ने 1870 में बनारस में एक समिति बनाई, जिसके सचिव वे स्वयं बने। इस समिति का उद्देश्य यह मालूम करना था कि आम मुसलमान स्वभावतः पश्चिम शिक्षा से क्यों कतराता है। लगभग 100 पृष्ठों के लेख केवल मुसलमान लेखकों द्वारा लिखित आमंत्रित किए गए। योग्यता के आधार पर उन पर 500, 300 और 150 रुपए के 3 पुरस्कार रखे गए। देखिए आप विद्यार्थियों, आप प्रयास देखिए सैयद अहमद के। 32 लेख इस संदर्भ में प्राप्त हुए उनको। इन लेखकों का सर्वसम्मति जो था विचार कि इस राजकीय संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का अभाव मुसलमानों में वहां की शिक्षा के प्रति विरक्ति का सबसे बड़ा कारण है, जिसके फलस्वरूप यह एक धारणा सी बन गई थी कि किन संस्थाओं की शिक्षा नैतिकता के को कमजोर करने में सहायक है। ये मुसलमानों में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उनके बारे में। इन निष्कर्षों के आधार पर एक नई संस्था की स्थापना का निश्चय किया सैयद अहमद ने। संस्था के लिए आर्थिक साधन जुटाने के लिए एक और समिति बनाई। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट में अनेक लेखकों के माध्यम से नई संस्था के उद्देश्यों को प्रसारित किया गया और यह निश्चय किया गया कि प्रारंभ से ही कॉलेज में 2 विभाग खोले जाएंगे, एक तो अंग्रेजी विभाग और दूसरा जो प्राच्य शिक्षा विभाग है। अंग्रेजी विभाग में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा ही रखना था, यह तय हुआ। प्राच्य शिक्षा विभाग में अरबी, फारसी भाषाओं में एक अनिवार्य अथवा उर्दू भाषा। अंग्रेजी भाषा यहां पर वैकल्पिक विषय था, जो सेकंड डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया अपना प्राच्य शिक्षा विभाग में। उसमें अंग्रेजी कंपलसरी नहीं, इसमें ऑप्शनल था। अंग्रेजी और प्राच्य भाषाओं का पाठ्यक्रम में का जो समान महत्व होने के कारण इस संस्था का नाम मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रखा गया। एक विशिष्टता जो इसको अन्य शिक्षण संस्थाओं से अलग करती थी विद्यार्थियों, वह यह थी कि यहाँ विद्यार्थियों को इंग्लैंड के पब्लिक स्कूलों की भांति छात्रावास में रहना आवश्यक था। इससे यह आशा की गई थी कि वे अपने परिवार की रूढ़िवादी विचारधारा और जो पूर्वाग्रह हैं उनसे दूर रह सकेंगे। सैयद अहमद के प्रयासों का मुस्लिम धार्मिक नेताओं द्वारा प्रबल विरोध किया गया।
उनकी हत्या कर देने की धमकी भरे पत्र लिखे गए। उनके एक विरोधी ने तो यहां तक कह डाला कि लॉर्ड मेयो के हत्यारे यदि सैयद अहमद की हत्या कर देता तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण धार्मिक कृत्य होता। पर सैयद अहमद अपने निश्चय पर अडिग रहे और अपने विद्यालय के लिए उचित स्थान ढूंढने लगे। उन्होंने अपने जो मिशन था उस पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। पुराने शहर से दूर 74 एकड़ भूमि का, जिसका कभी सैनिक छावनी के रूप में प्रयोग किया जाता था, को प्राप्त करने के लिए उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रार्थना पत्र दिया। 6 जनवरी 1875 को सर जॉन स्ट्रेची ने उस स्थान का निरीक्षण किया और अपनी स्वीकृति दे दी। महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन 24 मई 1875 को मदरसा की स्थापना हुई। मदरसा यानी कि स्कूल की, वहां पर प्राइमरी स्कूल की स्थापना हुई और 1 जून 1875 को 11 विद्यार्थियों के साथ पहली कक्षाएं प्रारंभ हुई। मदरसा से कॉलेज के रूप में परिवर्तन 8 जनवरी 1877 को हुआ। विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर, जब लॉर्ड लिटन ने कॉलेज की आधारशिला रखी। कॉलेज के उद्देश्यों के संबंध में लॉर्ड लिटन को दिए गए स्मृति पत्र में जो उद्गार प्रकट किए गए, उनके अनुसार कॉलेज के माध्यम से ब्रिटिश ताज के प्रति स्वामी भक्त मुसलमान तैयार करना ही इस संस्था का उद्देश्य था। विद्यार्थियों, अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना मात्र एक स्थानीय घटना नहीं थी। इतिहास के.एम. पणिकर लिखते हैं कि कॉलेज ने मुसलमानों में नव चेतना लाने और संगठित करने के लिए बौद्धिक हाईकमान की भूमिका अपनाई। अलीगढ़ आंदोलन को और भी प्रचारित करने के लिए सर सैयद ने 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस की स्थापना की। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसका उद्देश्य भारत के विभिन्न भागों में अधिवेशन आयोजित करके अधिकतम क्षेत्रों में आंदोलन की मुख्य धारा को लोकप्रिय बनाना। जैसे आजकल विद्यार्थियों जगह जगह ये सेमिनार करवाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस अपने पब्लिसिटी के लिए, अपने इंस्टीट्यूट की विशेष बातें लोगों को समझाने के लिए, फीचर्स समझाने के लिए। 1890 में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस का जो नाम है, ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। अब विद्यार्थियों, हम बात करते हैं सर सैयद अहमद के राजनीतिक दृष्टिकोण की। अभी तक हमने अध्ययन किया है कि उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। आप समय को देखिए, 19वीं शताब्दी में 1875 में मदरसा की वो शुरुआत करते हैं। आज से इतने वर्ष पूर्व उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा। जबकि आज भी हम देखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा के प्रति इतना आकर्षण नहीं है, लेकिन सर सैयद अहमद इस बात को बहुत पहले समझ चुके थे। उनके राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें तो यह लगभग एक सर्वमान्य सा मत है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, हम सैयद अहमद से पहले जो बात कर रहे हैं, सैयद अहमद की भी हम ये बात आपने विद्यार्थियों नोट की है अभी तक के व्याख्यान में कि उनको अंग्रेजी सपोर्ट था। अंग्रेज उनको लगातार उनके कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे।
इसी प्रकार जो सर्वमान्य एक बात है जिस पर किसी को कोई आशंका नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश अधिकारियों के प्रोत्साहन से हुई थी, परंतु शीघ्र ही कांग्रेस ने अधिकारी वर्ग की आशाओं के विपरीत ऐसी मांगे उनके समक्ष प्रस्तुत करनी प्रारंभ कर दी कि दोनों में संबंध तनावपूर्ण हो गए। उनकी कुछ जो प्रमुख मांग थी, विभिन्न विधान परिषदों में भारतीयों का अधिकतम प्रतिनिधित्व, आईसीएस की परीक्षा इंग्लैंड के साथ भारत में भी की जानी चाहिए और सैनिक व्यय में कटौती जैसी मांगे। सैयद अहमद ने प्रारंभ में तो कांग्रेस की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया, पर कुछ ही दिनों बाद सैयद अहमद ने इसके विरुद्ध अपना विश्व वमन प्रारंभ कर दिया, यानी कि इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की नीतियों का खिलाफ करने लगी थी और सैयद अहमद अंग्रेज़ों के सपोर्टर के रूप में कार्य कर रहे थे। यहाँ यह विचारणीय है कि सैयद अहमद अपने कांग्रेस विरोधी उद्गारों में संकुचित सांप्रदायिकता से नहीं अपितु अपने सामंती दृष्टिकोण से प्रेरित थे। वे पश्चिमी सभ्यता से अवश्य प्रभावित थे, पर उनकी स्वयं की मानसिकता नहीं बदली। राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिनिधित्व प्रणाली की मांग को वह विभिन्न वर्गों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण समझते थे। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट के जो कॉलम जो वो लिखते थे, उनमें सैयद अहमद ने कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार का जो कार्य है वो खूब किया। इसी पत्रिका के एक लेख में, जिसका शीर्षक कांग्रेस का दोष टाइटल था, कांग्रेस का दोष, उसमें उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के समकालिक करने की कांग्रेस की मांग को मुसलमानों के हितों के विरुद्ध बताया। क्यों? क्योंकि वह समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था। इसका लाभ मिलना था तो हिंदुओं को मिलना था। ब्रिटिश राज के प्रति अटूट स्वामी भक्ति और अपनी कौम की पृथक हित साधना सैयद अहमद का राजनीतिक दृष्टिकोण बनता जा रहा था, जो कि अच्छा संकेत नहीं था। दुर्भावना के बावजूद राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मुसलमान भाग लेते रहे। 1887 के तीसरे अधिवेशन के सभापति हुए जो मुसलमान, जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, सभापति थे 1887 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के। उन्होंने 13 जनवरी 1888 को एक पत्र लिखा सैयद अहमद को। किसने? तैयब जी ने सैयद अहमद से अपने दिमाग से इस विचार को निकाल देने को कहा कि कांग्रेस मुसलमानों का अहित चाहती थी। एक दूसरे पत्र में उन्होंने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि सैयद अहमद कांग्रेस को मात्र बंगालियों के प्रभुत्व वाली संस्था समझते हैं, परंतु इन तर्कों का सैयद अहमद पर असर नहीं पड़ा, बल्कि उनकी विचारधारा के अनुरूप उत्तरी पश्चिमी प्रांत के भूस्वामियों का एक वर्ग, जिसमें संडीला का ताल्लुकदार, बनारस का महाराजा, भिनगा का राजा आदि सम्मिलित थे, कांग्रेस विरोधी में एक जो अलाइनमेंट बन रहा था, खेमा बन रहा था, उसमें सम्मिलित हो गए। यानी कि सैयद अहमद की विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा आगे बढ़ रही थी। कांग्रेस विरोधी अभियान में जो मोहम्मडन एंग्लो जो कॉलेज
का जो प्रिंसिपल थियोडर बेग के रूप में सैयद अहमद को एक एक अच्छा सहयोगी मिला, और एक यूँ कहें कि दुर्लभ सहयोगी मिला इनके जो खुद के अलीगढ़ कॉलेज का जो प्रिंसिपल। 1883 में प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त जो बेक है, थियोडर बेक, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था और 1899 तक इस पद पर नियुक्त रहा। 16 साल। अलीगढ़ के छात्रों को कांग्रेस से यथासंभव दूर रखने के लिए प्रिंसिपल साहब ने कॉलेज के छात्रावासों में जाकर, स्कूल के छात्रावासों में जाकर स्वयं उन्हें अपने निवास स्थान पर बुलाकर उनको मानसिक रूप से तैयार किया, ब्रेन वॉश करने का कार्य किया। 23 अगस्त 1886 को अपने एक भाषण में बेक ने यह घोषणा की कि इस कॉलेज के कुछ विशेष उद्देश्य हैं जो मात्र शैक्षणिक नहीं वरन अपितु सामाजिक भी हैं और राजनीतिक भी हैं। इसके राजनीतिक उद्देश्यों में मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना है, बढ़ाना है। कांग्रेस विरोधी राजनीतिक धारा को इंग्लैंड में प्रचारित करने के लिए बेक की सहायता से अगस्त 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन के तत्वावधान में 1889 में चार्ल्स ब्रैडला के उस विधेयक के विरुद्ध जिसका उद्देश्य भारत में प्रतिनिधि प्रणाली का विस्तार करना था, उसके विरुद्ध 20,000 मुसलमानों के हस्ताक्षरों से युक्त एक अपील हाउस ऑफ कॉमन्स को भेजी गई। जबकि विद्यार्थियों, मजे की बात यह है कि इस पर जो 20,000 सिग्नेचर थे, मुसलमानों के हस्ताक्षर थे, उसमें से बहुत कम को इस अपील का मतलब पता था, इसकी मंशा पता थी, लेकिन अधिकांश को मालूम नहीं था कि इस पर्चे में लिखा क्या है। कांग्रेस की नीतियों के विरोध का एकमात्र लक्ष्य था ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की मांगों को स्वीकार न करे। फिर भी 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हो गया। मुस्लिम हितों की पुनः रक्षा करने की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए 1893 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की। पैट्रियाटिक एसोसिएशन की तुलना में इस संगठन की बैठकें न तो सार्वजनिक होनी थी और न ही इसकी कोई ब्रांच आगे बनानी थी। डिफेंस एसोसिएशन के उद्घाटन भाषण में अलीगढ़ के प्रिंसिपल थियोडर बेक ने यह घोषणा की कि संप्रति देश में 2 आंदोलन चल रहे हैं। पहला तो राष्ट्रीय कांग्रेस का, दूसरा गो हत्या विरोधी। उसने जोर देकर कहा कि पहला आंदोलन ब्रिटिश विरोधी है और दूसरा आंदोलन मुस्लिम विरोधी है। अब देखिए आप अंग्रेज कैसे इस समाज को बांटने का कार्य कर रहे हैं। मुसलमान बच्चों को समझा रहे हैं, उन विद्यार्थियों को समझा रहे हैं कि ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस है और हमारी अंग्रेजों की भी विरोधी है और आप मुसलमानों की भी विरोधी है। इस देश में जो 2 आंदोलन चल रहे हैं, कांग्रेस का वो अंग्रेजों के खिलाफ, दूसरा गो हत्या विरोधी मुसलमानों के खिलाफ। एक अन्य लेख में प्रिंसिपल साहब ने गृह सरकार की इस बात के लिए भर्त्सना की कि वह देशद्रोही आंदोलनकर्ताओं के दबाव में आकर उनकी मांगें स्वीकार करती जा रही हैं। वस्तुतः
प्रिंसिपल साहब का जो प्रभाव है कॉलेज के जीवन पर, उनके विद्यार्थियों पर बहुत बढ़ गया था। देश के लिए अच्छा नहीं था। यह प्रभाव सैयद अहमद के अंतिम वर्षों तक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगा। यहां तक कहा जाता है कि 1864 के बाद यह वास्तव में अंग्रेजों की 1884, माफ करना विद्यार्थियों, 1884 के बाद वास्तव में जो थियोडर बेक प्रिंसिपल साहब है वो एक स्पेशल मिशन पर चल रहा था, और वास्तव में बेक की राजनीति थी जो सैयद अहमद के नाम से विकसित हो रही थी। अंग्रेज एक अपने स्पेशल एजेंडे पर काम कर रहे थे, बेक एजेंडे पर काम कर रहा था, सैयद अहमद अपने एजेंडे पर काम कर रहे थे, और वो एजेंडा बढ़ता जा रहा था। अंग्रेज़ों ने सैयद अहमद को एक अपना ऐसा, उनके माध्यम से अंग्रेज, सैयद अहमद के माध्यम से अंग्रेज अपने मंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे थे। सर सैयद अहमद अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण उन्होंने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट के संपादन कार्य को भी प्रिंसिपल साहब को सौंप दिया था, जिसका प्रिंसिपल साहब ने भरपूर लाभ उठाया। परंतु इन तथ्यों से सैयद अहमद के व्यक्तित्व को कम प्रभावहीन नहीं समझना चाहिए। सैयद अहमद की ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्ति, प्रतिनिधित्व प्रणाली के विरोध और प्रतियोगी परीक्षाओं का भारत और इंग्लैंड में साथ किए जाने के विरुद्ध धारणाएं ब्रेक के ये जो प्रिंसिपल साहब हैं, इनके आने से पहले ही बन चुकी थी। उनकी दृष्टि में कांग्रेस आंदोलन में भाग लेना मुसलमानों के हितों को आघात पहुंचाने के समान था। विद्यार्थियों, सैयद अहमद का ये कार्य तो सही था कि मुसलमानों को शिक्षा दी जाए, अपनी कौम को शिक्षित किया जाए, उनको अंग्रेजी भाषा के विचार भी उनको समझाए जाए। लेकिन इसके साथ जो सर सैयद अहमद मुसलमान और हिंदू को एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में जो देख रहे थे, फिर प्रचारित कर रहे थे, इंग्लैंड, जो ब्रिटेन के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने इनको और अधिक प्रमोट किया, और वहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं वो प्रिंसिपल भी इस कार्य को, जो कहते हैं ना कि घी डालना आग में, उस कार्य को करते रहे। और जो बच्चों का जो कोमल मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क में इस देश में जो दो कौम हैं, उन दोनों कौमों के अंदर एक गैप पैदा करने का कार्य करते रहे। मुसलमान बच्चों को हिंदुओं के खिलाफ उनके मस्तिष्क में एक प्रकार की एक जो विचार का जो बीज उन्होंने जो डाल दिया, वो विद्यार्थियों आगे जाकर के बहुत अहितकारी सिद्ध हुआ। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।